आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10 अर्थशास्त्र अध्याय 3 मुद्रा व साख। पाठ सार। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का समाधान हुआ। जब एक व्यक्ति किसी चीज को बेचने की इच्छा रखता हो, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति भी खरीदने की इच्छा रखता हो, तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। कागजी मुद्रा से अभिप्राय कागज के उपयोग से बने विभिन्न प्रकार के अंकित मूल्य के नोटों से हैं। सोना, चांदी, निकिल, तांबा आदि किसी भी धातु के उपयोग से बनी मुद्रा को धात्विक मुद्रा कहते हैं। विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थ का कार्य करने के कारण मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में तभी मान्य होती है जब उस देश की सरकार उसे इस कार्य के लिए प्राधिकृत करती है व कानूनी मान्यता प्रदान करती है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय सरकार की ओर से विभिन्न मूल्यों के करेंसी नोट जारी करता है। उधार देने या निवेश करने के देश से जनता के मांगने पर या चेक आदि के माध्यम से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जमाएं स्वीकार करने को बैंकिंग कहते हैं। बैंक, सहकारी समितियां आदि ऋण के औपचारिक स्रोत हैं। अनौपचारिक ऋण में साहूकार, दोस्त, रिश्तेदारों आदि से लिया गया ऋण आता है। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है और वह इस संपत्ति का उपयोग उधारदाता को गारंटी प्रदान करने के लिए करता है। समर्थक ऋणाधार के उदाहरण कृषि भूमि, इमारतें, गाड़ी, पशु, मकान, जेवर, बैंकों में जमा मांग आदि। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक स्वयं सहायता समूह का एक सफल उदाहरण है। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक व 2006 में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के अनुसार उचित शर्तों के साथ ऋण उपलब्ध कराया जाए तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी बड़ी गतिविधियों के जरिए विकास का बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। प्रश्नोत्तर। प्रश्न: मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की किस कठिनाई का समाधान हुआ? उत्तर: आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की। प्रश्न: मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? उत्तर: क्योंकि यह विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थ का कार्य करती है। प्रश्न: बैंक अपने पास कितना नगद कोष रखते हैं? उत्तर: कुल राशि का 15%। प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय के लिए कौन सी करेंसी का प्रयोग किया जाता है? उत्तर: डॉलर का। प्रश्न: विनिमय के रूप में कोई मुद्रा कब मान्य होती है? उत्तर: जब उस देश की सरकार उसे इस कार्य के लिए प्राधिकृत करती है। प्रश्न: अनौपचारिक ऋण किन स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर: महाजन, दोस्त, रिश्तेदार आदि से। प्रश्न: बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक किसका उदाहरण है? उत्तर: स्वयं सहायता समूह का। प्रश्न: अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त ऋण अधिक महंगा क्यों होता है? उत्तर: क्योंकि ब्याज की दर ज्यादा होती है। प्रश्न: आत्मनिर्भर समूहों में बचत व ऋण संबंधी निर्णय कौन लेता है? उत्तर: समूह के सदस्य। प्रश्न: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या कार्य करता है? उत्तर: सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है, बैंकों व समितियों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है, ब्याज की दरों व ऋण की शर्तों पर निगरानी रखता है, बैंक कितना नगद शेष अपने पास रखे हुए हैं इसकी सूचना रखता है, ऋण किस प्रकार वितरित किए जा रहे हैं इस पर नजर रखता है। प्रश्न: समर्थक ऋणाधार क्या है? उदाहरण सहित बताओ। उत्तर:
उधारदाता उधार प्राप्तकर्ता से समर्थक ऋणाधार के रूप में ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण राशि की वसूली कर सके। यह परिसंपत्तियां ही समर्थक ऋणाधार कहलाती है। उदाहरण कृषि भूमि, जेवर, मकान, पशुधन, बैंक जमा आदि। प्रश्न, साख के औपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। उत्तर, बैंक व सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण, पूर्व निश्चित ब्याज दर, उधार लेने वाले का शोषण नहीं, ऋण वापसी के लिए अनावश्यक दबाव नहीं। साख के अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। उत्तर, महाजन, साहूकार, रिश्तेदार आदि के द्वारा ऋण, अनिश्चित व अधिक ब्याज दर, उधार लेने वाले का शोषण होता है, कर्ज जाल में फंसने की संभावना। प्रश्न, क्या कारण है कि कुछ व्यक्तियों या समूहों को बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं होते। उत्तर, 1, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की अनुपस्थिति, 2, समर्थक ऋणाधार न होना, 3, जरूरी कागजात न होना, 4, ऋण की शर्तें पूरी न कर पाना। प्रश्न, वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 3 सीमाएं बताइए। उत्तर, 1, वस्तु विनिमय के लिए दोहरे संयोग की शर्त का पूरा होना आवश्यक, 2, धन या मूल्य के संचयन में कठिनाई, 3, अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय कठिन, 4, वस्तुओं को भविष्य में प्रयोग के लिए संग्रहित करना लंबे समय तक कठिन, सेवाओं का मूल्य निर्धारण व विनिमय में कठिनाई। प्रश्न, क्या सलीम व स्वप्ना दोनों के लिए ऋण एक सी परिस्थिति उत्पन्न करता है, व्याख्या करें। उत्तर, सलीम के लिए ऋण ने सकारात्मक भूमिका निभाई, उसने लाभ भी कमाया व ऋण भी चुकाया। स्वप्ना के लिए ऋण की नकारात्मक भूमिका थी, वह ऋण चुकाने व लाभ कमाने में असमर्थ थी, वह ऋण जाल में फंस गई, उसे जमीन बेचनी पड़ी। प्रश्न, कर्ज जाल कब उत्पन्न होता है, उदाहरण देकर बताएं। उत्तर, जब कर्जदाता अपना पिछला ऋण चुकाने में असमर्थ होता है, पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज ले लेता है, उसे ऋण अदायगी के लिए अपनी परिसंपत्ति बेचनी पड़ जाती है, उसकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो जाती है। प्रश्न, ऋण की शर्तें किसे कहा जाता है, ये किस प्रकार भिन्न हो सकती है। उत्तर, ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तें विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के लिए अलग अलग हो सकती है। प्रश्न, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है। उत्तर, गरीबों को संगठित रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करना, 2, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, 3, शोषण से बचाना, 4, कर्जदारों को कर्ज जाल से बचाना, 5, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना व रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाना। प्रश्न, भारत में औपचारिक ऋण क्षेत्र को विस्तृत करना क्यों आवश्यक है। उत्तर, अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति आसान होती है परंतु शोषण अधिक होता है। 2, ब्याज की दरें अनिश्चित व उच्च होती है। 3, गरीब अशिक्षित लोग आसानी से ऋण जाल में फंस जाते हैं। 4, ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों पर निर्भरता कम करने के लिए। 5, छोटे कर्जदारों को आसानी से ऋण उपलब्ध करवाने के लिए। आदि सभी कारणों से भारत में औपचारिक ऋण क्षेत्र को विस्तृत करना आवश्यक है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। प्रश्न 1, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी गतिविधियों में ऐसे बहुत से सौदे होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार हो जाने पर उधार चुका देते हैं, किंतु यदि किसी वजह से फसल खराब हो जाती है तो कर्ज की अदायगी असंभव हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में
किसान अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचने को मजबूर हो जाता है। इस प्रकार इस जोखिम वाली परिस्थिति में कर्जदार के लिए ऋण लेने से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उसकी कमाई बढ़ने की बजाय उसकी स्थिति और बदतर हो जाती है। प्रश्न 2, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है? अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का प्रयोग किए बिना सीधे वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। ऐसी स्थिति में मांगों का दोहरा संयोग होना आवश्यक था। उदाहरण के लिए यदि किसी कपड़ा व्यापारी को चावल चाहिए तो उसे ऐसे किसान को खोजना होगा जो चावल के बदले कपड़े खरीदना चाहता हो। इस समस्या का समाधान मुद्रा का प्रयोग करके किया जाता है। मुद्रा मांगों के दोहरे संयोग की समस्या को समाप्त कर देती है। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। इसे विनिमय का माध्यम भी कहा जाता है। प्रश्न 3, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते हैं? उत्तर, अतिरिक्त मुद्रा वाले व्यक्ति अपनी मुद्रा को बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक के निक्षेप स्वीकार करते हैं और इस पर ब्याज भी देते हैं। इस तरह लोगों की मुद्रा बैंकों के पास सुरक्षित रहती है और इस पर ब्याज भी मिलता है। लोगों को इसमें से जब चाहे मुद्रा निकालने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। बैंक इस जमा राशि का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। बैंक जमा राशि के प्रमुख भाग को कर्ज देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए कर्ज की बहुत मांग रहती है। बैंक लोगों को कर्ज देता है और उन पर ब्याज लगाता है। इस प्रकार बैंक दो गुटों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। प्रश्न 4, 10 रुपए के नोट को देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा है? क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं? उत्तर, 10 रुपए के नोट के ऊपर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका अर्थ है कि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून रुपयों को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। भारत में रुपये को सौदों में अदायगी करने से मना नहीं किया जा सकता। प्रश्न 5, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है? उत्तर, औपचारिक स्तर पर ऋण देने वालों की तुलना में अनौपचारिक खंड के ज्यादातर ऋणदाता कहीं ज्यादा ब्याज वसूलते हैं। इस प्रकार अनौपचारिक स्तर पर लिया गया ऋण कर्जदाता को कहीं अधिक महंगा पड़ता है। अधिक ब्याज से कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण उतारने में खर्च हो जाता है। इससे ऋण का बोझ बढ़ सकता है। व्यक्ति ऋण के फंदे में जकड़ सकता है। इन सभी कारणों से भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है। बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है, क्योंकि फिर बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। सस्ता और सामर्थ्य के अंदर का कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। प्रश्न 6, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है? अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। उत्तर, भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहां है वहां भी बैंक से कर्ज लेना साहूकार से कर्ज लेने की अपेक्षा ज़्यादा मुश्किल है। ऋणाधार की कमी होने के कारण भी गरीब परिवार बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। इसलिए गरीब लोग महाजनों से ऋण लेते हैं, जो ब्याज की दरें ऊंची रखते हैं। गरीबों को इस हालात से बचाने के लिए ऋण देने के नए तरीकों को अपनाने की कोशिश की गई है। स्वयं सहायता समूहों के संगठन के पीछे भी यही विचार है। इन स्वयं सहायता समूहों को सरकार ऋण देती है। इस ऋण को उतारने की जिम्मेदारी भी स्वयं सहायता समूह की होती है। स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समय अनुसार विभिन्न लक्ष्यों के लिए एक यथोचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इससे गांव के पुरुष व महिलाएं स्वावलंबी बन जाते हैं। स्वयं सहायता समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक माध्यम मिलता है, जहां वे तरह तरह के सामाजिक विषयों
जैसे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाते हैं। 7, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? उत्तर, बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो कर्जदार ऋण की शर्तें पूरी नहीं कर पाते, बैंक उन्हें कर्ज नहीं देते। ब्याज दर, संपत्ति और कागजात की मांग और भुगतान के तरीके, इन सब को मिलाकर ऋण की शर्त कहा जाता है। बैंक ऋण की औपचारिकता है। अगर औपचारिकताएं पूरी न हो तो बैंक ऋण नहीं दे पाते। प्रश्न 8, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है, यह जरूरी क्यों है? उत्तर, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। इसके साथ साथ यह अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक यह देखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। बैंक केवल लाभ बनाने वाली इकाइयों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों को, आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या हैं। यह इसलिए जरूरी है ताकि ऋण की सुविधा सभी को मिलती रहे। प्रश्न 9, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, हमारे जीवन की बहुत सी गतिविधियों में ऐसे बहुत से सौदे होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहां उधारदाता कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। ऋण उत्पादन की कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा करता है। इसे उत्पादन के कार्यशील खर्च तथा उत्पादन को समय पर खत्म करने में मदद करता है। इसके जरिए वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस स्थिति में ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। प्रश्न 10, मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है। मानव किस आधार पर यह निश्चय करेगा कि उसे ये ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से? चर्चा कीजिए। उत्तर, मानव को एक छोटा व्यवसाय शुरू करना है। इसके लिए वह ऋण किस से ले, इसके लिए उसे दोनों ऋण स्थितियों की तुलना करनी होगी। यदि वह साहूकार से ऋण लेगा तो साहूकार अधिक ब्याज की दर पर ऋण देगा। वह नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने की कोशिश कर सकता है। उसकी गतिविधियों पर देख रेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। यदि वह बैंक से ऋण लेगा तो उसे सीमित ब्याज पर ऋण मिलेगा। इसके जरिए उसकी आय बढ़ सकती है और बैंक से सस्ता और सामर्थ्य के अंदर का कर्ज मिलता है। इसलिए मानव अपने व्यवसाय के लिए बैंक से कर्ज लेना चाहेगा। प्रश्न 11 क, बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से क्यों हिचकिचा सकते हैं? उत्तर क, बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि छोटे किसान ऋण की शर्तें पूरी नहीं कर पाते। ऋण के लिए ऋणाधार का उनके पास सर्वथा अभाव रहता है। प्रश्न 11 है, वे दूसरे स्रोत कौन से हैं जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं? उत्तर है, ये छोटे किसान आमतौर से साहूकारों से कर्ज लेते हैं। तो ये साहूकार बिना ऋणाधार के कर्ज तो दे देते हैं, किंतु ब्याज की दरें अधिक रखते हैं। प्रश्न 11 गए, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों को प्रतिकूल हो सकती हैं। उत्तर, ऋण की शर्तें छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती हैं। ब्याज दर, संपत्ति और कागजात की मांग और भुगतान के तरीके आदि ऋण की शर्तें होती हैं। उदाहरणतः यदि छोटा किसान ऋण लेना चाहेगा तो उसे ये शर्तें पूरी करनी होगी। उसे वे कागजात देने पड़ेंगे जो उसके वेतन, संपत्ति आदि का रिकॉर्ड दिखाते हों। यदि किसान के पास ये सब चीजें नहीं है तो उसे ऋण नहीं मिल पाता। प्रश्न 11 है, सुझाव दीजिए कि किस तरह छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। उत्तर, छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिए सहकारी समितियों की स्थापना की जा सकती है।
ये सहकारी समितियां किसानों, बुनकरों, औद्योगिक मजदूरों इत्यादि को सस्ते दामों पर ऋण उपलब्ध करा सकती है। सहकारी समितियां कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और तमाम अन्य किस्म के खर्चों के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।